सुदेश का सवाल सुनकर रजनी झट से बिस्तर पर से उठ जाती है और किताब सुदेश के हाथ में से छीनते हुए कहती है, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? सुदेश बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहीं पर, ये अपना बेड है ना, इसके नीचे थी। मैं झाड़ू लगा रहा था तब दिखी। वैसे ये किताब किसकी है? बड़ी अजीब लगती है। आज से पहले ऐसी किताब कभी नहीं देखी मैंने। रजनी गुस्से से कहती है, तुमको क्या करना है? ये किताब किसी की भी रहे, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो रजनी? मैं तो बस ऐसे ही सहूलियत के लिए पूछ रहा था। सुदेश रजनी से वो किताब मांगते हुए कहता है, जरा दिखाओ तो क्या लिखा है इस किताब में, मैं भी तो पढ़ूं, बड़ी रोचक किताब लगती है। गुस्से से रजनी की आंख लाल हो गई थी। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके सुदेश को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती क्या? जब सुदेश रजनी का गुस्से से भरा चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। रजनी वो किताब लेकर कमरे से बाहर जाने लग जाती है। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी सुदेश उसको रोकते हुए कहता है, अब इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो रजनी? रजनी सुदेश के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती और वापस से अपने कमरे के अंदर बढ़ने लग जाती है। रजनी सुदेश के करीब जाकर उसके सिर के पीछे के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सुदेश तुम्हें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यही बात रजनी 2 बार दोहराती है। अगले ही पल ये बात सुदेश के कानों में गूंजने लग जाती है और वो भी बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, रात बहुत हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। सुदेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रजनी ने सुदेश को पूरी तरह अपने वश में करके रखा हो। मुझे सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए बड़बड़ाते हुए सुदेश बिस्तर के ऊपर लेटकर सो जाता है। सुदेश के सोते ही रजनी वो किताब लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। रजनी अमोदिता के कमरे के सामने खड़ी हुई थी और उस कमरे का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल अमोदिता, दरवाजा खोल। रजनी बार बार अमोदिता को आवाज लगाई जा रही थी पर अमोदिता दरवाजा नहीं खोल रही थी। रजनी फिर फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल नालायक लड़की। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब अमोदिता दरवाजा नहीं खोलती है तो वो एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। जैसे ही रजनी ये बात कहती है दरवाजा झट से खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रजनी की ये बात अमोदिता के मन तक पहुंच गई थी और वही सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे की दहलीज पर अमोदिता खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अमोदिता नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या है माँ, इतनी रात में क्यों उठाया मुझे? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ पर मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है, नालायक कहीं की। तुझे तेरी शादी की चिंता है या नहीं? माँ शादी की चिंता है तभी तो सो रही थी। वैसे भी शादी के बाद कहाँ ये पति लोग सोने देते हैं। तुमको पता है कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। युग जी मेरे गले में मंगलसूत्र डालने ही वाले थे कि तभी तुमने वो काले जादू का मंत्र पढ़कर मुझे जगा दिया। तू बस सपने ही देख, अगर ऐसे ही चलता रहा तो युग कभी तेरा नहीं होगा, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर रजनी के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ती है और वो उस किताब को छूते हुए कहती है, ये रद्दी वाले की किताब क्यों पकड़ी हुई है माँ तुमने अपने हाथ में? रजनी भिन्नाते हुए कहती है, हाथ मत लगाना इस किताब को, नालायक लड़की, ये रद्दी वाली किताब नहीं है, यही वो किताब है जो तुझे युग क्या सब कुछ दिलवा सकती है। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने? ये किताब मुझे सब कुछ दिलवा सकती है? हाँ, ये तंत्र मंत्र यंत्र की किताब है। अमोदिता धीरे से कहती है, ये तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है माँ? कहीं ये काले जादू की किताब तो नहीं है? रजनी अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ तू ऐसा कह सकती है। देख मैं तुझे बताती हूँ, काले जादू में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है साधना। पूरा खेल साधना का ही है। जो जितने अच्छे से साधना करेगा वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शिकार को अपने जाल में फंसा पाएगा। काले जादू में 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, तीसरा यंत्र साधना। तंत्र साधना मतलब माँ? तंत्र शब्द का अर्थ है तन, यानी तन से जुड़ा है। ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े उसे तंत्र साधना कहते हैं।
तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसमें खुद के शरीर को किसी और के शरीर को या मृत शरीर को मंत्रों के और हठ योग द्वारा साध कर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इनका मकसद शारीरिक मानसिक रोग, अतृप्त आत्माओं से मुक्ति, ध्यान केंद्रित करना, सिद्धियां, शक्तियां, वशीकरण करना, मारण, आकर्षण, यक्षिणी साधना प्राप्त करना होता है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अमोदिता झट से अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? यक्षिणी साधना? ये क्या होती है माँ? सही सुना तूने, यक्षिणी साधना। पर ये तेरे काम की नहीं है, तू बस वशीकरण सीख, समझी? पर माँ मुझे बताइए ना थोड़ा बहुत ये यक्षिणी साधना के बारे में। मैंने कहा ना ये तेरे काम की नहीं है। पर माँ मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती है तो पहले वो सीख जो मैं सिखा रही हूँ, समझी? जिस तरह गणित में 0 से शुरुआत होती है, वैसे ही काली दुनिया में इनकी परिभाषाओं से शुरुआत होती है। एकदम से सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। तू ये मान ले कि आज से तेरा काला जादू सीखने का पहला अध्याय शुरू हो गया है। जैसे जैसे तू ये सब सीखते जाएगी, वैसे वैसे मैं तुझे काले जादू की और गहराई के बारे में बताती जाऊंगी। अमोदिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अब मैं तुझे मंत्र साधना के बारे में बताती हूँ। मंत्रों ही गुप्तम विज्ञानम, अर्थात मंत्र एक गुप्त विज्ञान है जिससे गूढ़ रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अंदर हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्रों के जाप करने से एक ऐसी ध्वनि तरंगे कंपन उत्पन्न होती हैं जो आसपास के वातावरण में एक शक्ति का संचालन करती हैं। अमोदिता एकटक नजर से रजनी को देख रही थी और उसकी सारी बातें बड़े चाव से सुन रही थी। रजनी किताब के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मंत्र साधना कई प्रकार की होती है। मंत्रों के प्रयोग से किसी देवी, देवता, भूत या पिशाच, दानव आदि को साधा जा सकता है। तुझे पता है मंत्रों का प्रयोग पूजा पाठ और ग्रह शांति के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यंत्रों और तंत्रों को भी मंत्रों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। प्रत्येक यंत्र तंत्र का एक विशेष मंत्र होता है जिसे वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? किसे माँ? अरे वो गुप्त संदेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, कोड वर्ड। हाँ सही कहा, कोड वर्ड। ये मंत्र एक प्रकार से कोड वर्ड ही होते हैं। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, वो जैसे वो कौन सी फिल्म थी? हाँ याद आई, अली बाबा 40 चोर में जिस तरह वो बोलते हैं, खुल जा सिम सिम और वो गुफा खुल जाती है। हाँ सही उदाहरण दिया तूने। खुल जा सिम सिम एक तरह का मंत्र था और वो गुफा यंत्र जिससे वो संचालित हो रही थी। अब समझी? हाँ समझ गई माँ। अब मैं तुझे बताती हूँ सबसे आखिरी यानी यंत्र साधना के बारे में। यंत्र साधना को सभी सिद्धियां प्राप्त करने का द्वार भी कहा जाता है। यंत्र और मंत्र को हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कह सकते। यदि यंत्र शरीर है तो मंत्र उस शरीर की आत्मा। जैसे आत्मा शरीर में निवास करती है, वैसे ही अदृश्य शक्तियां इन यंत्रों में निवास करती हैं। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, वो जैसे माँ ताबीज में शक्ति समाहित होती है वैसे ही। हाँ, ताबीज भी एक प्रकार का यंत्र ही है। यंत्र को हम एक प्रकार से कवच भी बोल सकते हैं। यंत्र के अंदर किसी कागज, भोजपत्र या धातु पत्र पर स्याही से या किसी अन्य चीज साधना के आकृति रूप संख्या बनाई जाती है। यंत्र और कवच सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण या धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी से बचाव आदि के लिए यंत्र या कवच बनाए जाते हैं। अमोदिता रजनी के हाथ की किताब देखते हुए कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छी किताब है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? यही तो मैं ढूंढ रही थी सुबह से। और मिली किसे? तेरे पापा को। अच्छा, पर माँ आपने जवाब नहीं दिया, ये किताब तुमको किसने दी? रजनी धीरे से कहती है, ये किताब मुझे मेरी माँ ने दी थी और उन्हें उनकी माँ ने और उन्हें उनकी माँ ने। मतलब ये जादू टोना करना हमारा पुश्तैनी काम है जो बरसों से चला आ रहा है। हाँ सही कहा, इसी की वजह से तो हमारा अस्तित्व है। पहले बहुत से लोगों को ये करना आता था, पर धीरे धीरे सब भूल गए। ये रहस्य कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए मेरी दादी की दादी ने ये सब बातें किताब में लिख दी थी। और ये वही किताब है, समझी? हम लोग सौदाइन हैं। ये सौदाइन क्या होता है माँ? वो मर्द जो जादू टोना करते हैं उन्हें सौदाया कहा जाता है, और वो औरत जो जादू टोना करती है उन्हें सौदाइन कहा जाता है, समझी? हाँ समझ गई माँ। मतलब आज से मैं भी सौदाइन?
अरे पहले तू सीख तो जा ये जादू टोना करना, सौदाइन बाद में बनना। चल अब ये बातें करना छोड़, बहुत बकबक करने लगी है तू। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो करते हैं। रजनी किताब को एक हाथ में पकड़ती है और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ला युग का बाल दे मुझे। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, मूर्ति बनकर खड़े रहती है। अरे नालायक लड़की, खड़ी क्या है, मैं कुछ कह रही हूँ तुझसे, युग का बाल दे। मैंने सुबह बोला था ना कि रात में उसके बाल से जादू टोना करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ आपने बोला तो था, पर वो क्या है ना, वो रजनी भिन्नाते हुए कहती है, अरे वो क्या लगा रखा है, सीधे सीधे बोल, तू युग का बाल तोड़ पाई है या नहीं। वो माँ मैंने सोचा था जब युग जी सोएंगे तो चुपके से उनका बाल तोड़ लूंगी, पर वो तो खाना खाते ही निकल गए। अब आप ही बताइए मैं कैसे तोड़ती उनके बाल। तू ना नालायक की नालायक ही रहेगी, पूरा दिन था तेरे पास, क्या किया तूने। वो माँ, अमोदिता कुछ कहती है उससे पहले ही रजनी गुस्से से कहती है, चुप रह, मुझे कुछ नहीं सुनना। सोचा था आज से युग को अपने वश में करना शुरू कर देंगे, पर लगता है कल से ही ये क्रिया शुरू करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल रात कैसे भी करके मुझे युग का बाल चाहिए। पर माँ मैं कहाँ से लाकर दूंगी युग जी का बाल, वो तो उस ग्रेवयार्ड कोठी में चले गए वापस से। अगर युग ग्रेवयार्ड कोठी में गया है तो तू भी चली जा, समझी। मुझे बहाने मत दे, काम करके दिखा जो मैंने तुझे बोला है। तुझे युग से शादी करनी है या नहीं। करनी है ना माँ, तो बस कल रात कैसे भी करके बाल लाकर मुझे दे, समझी। अमोदिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी वहां से जाने लग जाती है, तभी अमोदिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ अब इतनी रात में यहाँ तक आ ही गई हो, ये जादू टोने की किताब लेकर तो ये मुझे ही दे दो, मैं रात भर पढ़ लूंगी, तो कल जादू टोना करने में आसानी होगी। रजनी गुस्से से उबलते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू सही में नालायक की नालायक ही रहेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। नहीं, तू मेरी और सुदेश की बेटी हो ही नहीं सकती। हम तेरी तरह इतने काले थोड़ी हैं। जरूर नर्स ने बच्चा बदल दिया होगा और उस रात और तुझे मेरी गोदी में डाल दिया होगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का मुंह छोटा सा हो जाता है। उसके दिल को एक बहुत गहरी ठेस लगी थी, पर वो कहती कुछ नहीं, वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, जादू टोने की किताब है। अगर किताब पढ़ते वक्त भी जरा सा मंत्र यहाँ से वहां हुआ तो मुसीबत आन पड़ेगी। जादू टोना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको करने के भी कई नियम होते हैं, और पहला नियम ये होता है कि कोई गुरु बनाना पड़ता है, समझी। और तेरी गुरु मैं हूँ। मेरी इजाजत के बिना इस किताब को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तू नहीं जानती क्या हो जाएगा। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं लगाऊंगी इस किताब को हाथ, तुम्हारी इजाजत के बगैर, तुम्हारी कसम। रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, देख अमोदिता, अगर तुझे युग को अपना बनाना है तो सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे पहले ही युग को अपने वश में कर ले। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। इस तरफ युग और यामिनी डोंगी के अंदर थे और किश्नोई नदी पार कर रहे थे। उन दोनों ने आधी नदी पार कर ली थी। यामिनी के हाथों में चप्पू थे, जिसकी मदद से वो डोंगी को चला रही थी। युग ये देखकर हैरान था कि दिखने में तो यामिनी एक दुबली पतली लड़की थी, पर उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो युग जैसे भारी भरकम आदमी और डोंगी के वजन को अकेले ढो रही थी। युग यामिनी को चप्पू चलाते हुए देख रहा था। उसकी यामिनी से नजर हट ही नहीं रही थी। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और कहती है, ए बाबू, क्या देख रहे हो, मेरा बदन। युग अपनी नजरें यामिनी के बदन से हटाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस नदी के पानी को देख रहा था। देखो हमारी डोंगी उतरते ही कैसे पानी का बहाव कम हो गया। होगा कैसे नहीं, आखिर ये सब मेरा हुक्म जो मानते हैं। युग बिचकते हुए कहता है, हुक्म मानते हैं मतलब ये कि आपको पता नहीं है क्या बाबू, ये प्रकृति इंसान के बारे में सोचती है, बस हम ही इसके बारे में नहीं सोचते। तभी तो पानी का बहाव इसने कम कर दिया ताकि हम नदी पार कर सके। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग को देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आप यहाँ के नहीं लगते, परदेसी हैं क्या। हाँ, वो मैं बेंगलोर से आया हूँ और मेरा नाम बाबू नहीं युग है, समझी। आपका नाम कुछ भी हो, पर हम तो आपको बाबू ही कहेंगे, यही नाम हमने आपको दिया है। यामिनी की बात सुनकर युग हंसने लग जाता है। यामिनी को पलटकर कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देना बेकार है। अचानक से युग के मन में एक सवाल आ जाता है और वो यामिनी से पूछता है, वैसे तुम रहती कहाँ पर हो यामिनी।
ये किश्नोई नदी है ना, उसके रोंका मुचा घाट के किनारे पर ही रहती हूँ मैं अपने बाबा के साथ। वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए सारे काम आजकल मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, और बाबू आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? मैं ये काला झाड़ी जंगल के पास जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहां पर रहता हूँ। यामिनी धीरे से कहती है, ये तो मेरा घर है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।